किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये 29 साल का लड़का आगे चल के पूरी की पूरी फाइनेंस की इंडस्ट्री हिला देगा और आने वाले टाइम में क्वांट किंग के नाम से जाना जाएगा। फंड का प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैनेजर हमेशा मोटे पैसे लेके घर जाएगा ही। रातों रात करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। मैनेजर पे इतनी सी भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसने जिनसे पैसा लिया है उन लोगों को तक को उसको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी हो। आप एज ए इन्वेस्टर बस पैसा देके भूल जाओ। आपको अपने फंड मैनेजर पे फेथ है तो बने रहो, नहीं तो एग्जिट ले लो। इतने में तो सारी गेम खेल खुल के एग्जिट भी ले लेते हैं और रिटेलर को हवा भी नहीं लगती कि हो क्या गया। गिरने का असली रीजन चाहे कुछ और ही हो, उसका इल्जाम इन हेज फंड्स पे आ सकता है, पर ये सब ट्रिक्स लगा के शॉर्टकट्स मार के पैसे बनाने की इनको परमिशन किसने दी? आखिर ये सब लीगल है कैसे? और उसके 15 मिनट बाद जिम को पता चलता है कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है और यही उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये मेडालियन फंड इतना प्रॉफिटेबल हो जाता है कि ये पब्लिक के लिए इसको बंद ही कर देते हैं। हमें पब्लिक का पैसा चाहिए ही नहीं कि 1988 से 2018 तक 30 साल तक कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को 66% का एनुअल रिटर्न बना के देते हैं, जो कि सबके होश उड़ा देता है। हेज फंड्स को समझने से पहले हमें हेजिंग का मतलब समझना पड़ेगा। हेजिंग करने का क्या मतलब है? हेजिंग का सिंपल सा मतलब होता है प्रोटेक्शन। अगर आपने कभी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो हमेशा कुछ सोच के ही की होगी और मोस्टली लोगों की तरह यही सोच के की होगी कि अब मेरे लेने के बाद इस चीज का रेट बढ़ेगा, चाहे वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट या स्टॉक्स। एक सिंपल सी बात जो सबको समझ आती है कि कम रेट पे खरीदो और महंगे में बेचो। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ तो उसकी भी तैयारी हम डे 1 से ही करके रखेंगे और ऐसी जगह पे एक और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अगर हमारी पहले वाली बेट अगर उल्टी पड़ जाए तो हमें नुकसान ना हो। और ऐसा करने के लिए ऐसे एसेट्स ढूंढे जाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हो, जैसे कि गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट। हमेशा पक्का नहीं होता, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है। अभी रिसेंटली ही निफ्टी में हेल्दी करेक्शन आया है और गोल्ड 1 लाख टच करके आया है। तो ऑपोजिट बेट्स लेके सेफ्टी नेट बिल्ड करने को ही हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग का सिंपल सा मतलब है प्रोटेक्शन, अपने आप को लॉसेस से प्रोटेक्ट करना। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको लॉस कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। और इसी फिलॉसफी को लेके एल्फ्रेड विंस्लो जोन्स ने 1950s के टाइम में दुनिया का सबसे पहला हेज फंड बनाया था। अगर आप चाहते हो कि इस बंदे पे मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और इसकी पूरी कहानी आपको बताऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जिस फिलॉसफी से हेज फंड्स शुरू हुए थे, आज के हेज फंड्स वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आज एक मॉडर्न डे हेज फंड प्रोटेक्शन की बजाय हाई रिस्क और हाई रिटर्न की फिलॉसफी पे चलता है और ऐसा कर पाने के लिए वो बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजीज का यूज करता है, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स या फिर हैवी लेवरेज। ये कुछ स्ट्रेटजीज के नाम है, आगे चल के डिटेल में मैं आपको ये स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ऑन पेपर हेज फंड का लीगल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सारे के सारे हेज फंड्स एक लिमिटेड पार्टनरशिप पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे लिमिटेड और पार्टनरशिप दोनों का हम मतलब समझते हैं। ये पार्टनरशिप 2 पार्टीज के बीच में होती है, जिसमें कि एक जनरल पार्टनर होता है और दूसरा लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर यूजुअली आपका फंड मैनेजर होता है जो बैठ के सारा पैसा मैनेज करेगा, पोजीशंस बिल्ड करेगा या स्क्वायर ऑफ करेगा। और लिमिटेड पार्टनर आपके इन्वेस्टर्स होंगे जो पैसा डालेंगे। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड का मतलब है कि सारी की सारी लायबिलिटी इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड है। अगर कोई लॉस होता है तो पर्सनल लेवल पे फंड मैनेजर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती और अपने इसी स्मार्ट स्ट्रक्चर की वजह से फंड मैनेजर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई लॉस हो जाए तो फंड मैनेजर पे कभी बात नहीं आएगी, बाकी पर्सनल लेवल पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बात अलग है। और ये सिस्टम इतना बढ़िया तरह से डिजाइंड है कि अगर लॉस होगा तो सिर्फ हमेशा इन्वेस्टर का ही होगा। फंड का प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैनेजर हमेशा मोटे पैसे लेके घर जाएगा ही। आगे डिटेल में बताऊंगा कैसे। तो एक हेज फंड लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और आगे उनको ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। कभी कभी तो पूरी ये इकोनॉमीज तक पे बैट करते हैं और बहुत तगड़ा रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। और सबसे मजे की बात, ये सारा काम अंडरग्राउंड रह के किया जाता है। रातों रात करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती और इसमें सरकार भी कोई दखलंदाजी नहीं करती। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी बताओ, मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती ये हेज फंड में इन्वेस्टर बनना। आज मैं अगर चल के जाऊं और कहूं कि ये 6 महीने की मेरी सेविंग्स है, ये 50,000 रुपए मेरे भी डाल दो, तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा। ये 2-4-5 लाख के लिए वहां किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये सिर्फ एकदम वेल्दी यानी एक्रेडिटेड या क्वालिफाइड इन्वेस्टर से ही पैसा लेते हैं, जिसमें कि या तो आपकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ऊपर हो, जिसमें आपका घर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लगभग 8.5 करोड़ रुपए के आसपास ही आएगा, या फिर आपकी साल की इनकम $200,000 से ज्यादा हो, जो कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगी। इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही अपना पैसा हेज फंड में डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक टीम के साथ बैठ के कहीं पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल देते हैं। चलो ठीक है,
है, कल को मैं इतना सक्सेसफुल हो जाता हूँ कि मैं क्वालिफाई कर गया पैसा डालने के लिए और मैंने पैसे डाल भी दिए, तो मेरे को तो रिटर्न मिलेगा ही, लेकिन हेज फंड या उसका मैनेजर कैसे पैसा कमाएगा? तो मोस्ट हेज फंड्स यहाँ पे 220 रूल फॉलो करते हैं। जितने वो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं उसका 2% वो चार्ज करेंगे एज अ फी, और अगर प्रॉफिट होता है तो 20% प्रॉफिट में से कट लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ की एसेट्स फंड मैनेज कर रहा है तो 20 करोड़ तो स्ट्रेट अवे मैनेजमेंट फीस इन्वेस्टर की कटेगी ही कटेगी, और अगर उसमें से वो 100 करोड़ का प्रॉफिट करके देता है तो उसका 20% यानी कि 20 करोड़ प्रॉफिट में से भी हिस्सेदारी मिलेगी। तो टोटल 40 करोड़ रुपए फंड या उसका जो भी मैनेजर है वो घर लेके जाएगा। और मजेदार बात यह है कि अगर किसी ट्रेड में लॉस भी होता है तो फिर भी पहले वाली मैनेजमेंट फीस तो देनी ही है, और इसी वजह से फंड या उसके मैनेजर का कभी लॉस नहीं होता। अब इस चीज के खिलाफ काफी इन्वेस्टर्स ने बोलना स्टार्ट किया है कि अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मैनेजर लॉस करता है तो वो तब तक फीस ना चार्ज करे जब तक वो दोबारा प्रॉफिट करके ना दे पाए या फिर किए हुए लॉस को रिकवर करके ना दे। तो हेज फंड अभी तक तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मैंने कभी टीवी, न्यूज़पेपर या कोई बिल बोर्ड या किसी डिजिटल मीडिया में कभी इसका एड क्यों नहीं देखा? देखो, हेज फंड्स का सबसे बड़ा एक और फायदा है कि ये बहुत ही कम या ना के बराबर रेगुलेटेड होते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा कोई लॉज या ऑब्लिगेशंस नहीं है इन फंड्स को लेकर, और ये मार्केट से छुप के काम करते हैं। सारी अपनी फंक्शनिंग और डिसीजंस जो है वो हिडन रखते हैं, और मीडिया भी इनको कवर नहीं करती जब तक कि बहुत ही बड़ा कोई ब्रेक थ्रू या फ्रॉड ना हो जाए जिसका इकोनॉमी पे काफी बड़ा इंपैक्ट हो। तो यार अब आपको लग रहा होगा कि ये करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं, बड़े अनोखे सट्टे लगाते हैं और ऐसी चीजों में बेट्स लगाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और ना किसी को अपने काम के बारे में बताते हैं और ना किसी को पता चल पाता है। तो ये सुनने में तो टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, और मजे की बात यह है कि सरकार भी इनमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। तो बात ऐसी है कि सरकार ये एज्यूम करके चलती है कि अगर आप हेज फंड में इन्वेस्टर हो तो आप इतने अमीर हो कि आप अपना पैसा लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए सरकार कभी भी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचती, जबकि मेन मार्केट में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसको हाईली रेगुलेट और ट्रांसपेरेंट बनाने का रीजन ही यही है कि रिटेलर्स का नुकसान ना हो, स्कैम कम से कम हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब एक फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट या पब्लिक तक तो ठीक है कि आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो, क्या खरीद बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि इन्वेस्टर्स तक को नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कब एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, कब बेचे जा रहे हैं, कितने टाइम तक उनको होल्ड किया जा रहा है। मैनेजर पे इतनी सी भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसने जिनसे पैसा लिया है उन लोगों को तक को उसको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी हो। आप एज ए इन्वेस्टर बस पैसा देके भूल जाओ, आपको अपने फंड मैनेजर पे फेथ है तो बने रहो, नहीं तो एग्जिट ले लो। इस लेवल का ब्लाइंड ट्रस्ट इन्वेस्टर्स को अपने फंड मैनेजर पे करना पड़ता है। तो फिर आखिरकार इन्वेस्टर्स खुश कैसे हैं? और इतने मोटे चार्जेस, प्रॉफिट में भी शेयर, लॉस भी सिर्फ उनका, फिर भी बार बार क्यों वापस आते हैं अपना पैसा डालने के लिए? तो अगर आप एक बिलियनर माइंडसेट से सोचते हो तो आपको समझ आएगा कि हाई रिटर्न्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चेज करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है एक्सक्लूसिविटी और एक एलीट ग्रुप का पार्ट होना। जैसे कि हम आईफोन या लग्जरी चीजें परचेज करते हैं ताकि हम एक एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन सके, और उन चीजों को ओन करने से हमें खुद को भी अमीर फील होता है, और महंगी चीजें ओन करने में फिर लोग हमको अच्छी नजरों से देखते हैं और हमको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल और सोसाइटल फैक्टर्स दोनों आ जाते हैं, और इसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी की भी बात होती है। सोचो आप एक इन्वेस्टर हो और आपको बहुत ही एडवांस और मजेदार चीजों का एक्सेस मिलता है, आम पब्लिक की सोच से भी दूर। देख के ही इतना मजा आता है कि स्ट्रैटेजीज जैसे कि स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, लेटेंसी आर्बिट्राज जिसमें कि एक्सचेंज के सर्वर के अंदर ही स्पेस ले लेते हैं, डिस्ट्रेस्ड डेट जिसमें कि डूबती हुई कंपनीज पे बेट लेते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के डिटेल में कि ये कैसे करते हैं। और बेट्स भी ऐसी ऐसी चीजों पे, कभी तो पूरी की पूरी इकोनॉमीज पे, पॉलिटिकल आउटकम्स पे, इंटरेस्ट रेट चेंजेस पे, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज है उस पे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स पे, और ऐसी ऐसी चीजों पे जिस तक आम पब्लिक कभी भी नहीं पहुंच सकती। ना तो ये अपॉर्चुनिटीज किसी स्टॉक एक्सचेंज पे मिलती हैं, ना हमारे तक कभी पहुंचती हैं, और ना हमारे पास वो टूल्स या मैकेनिज्म्स हैं इनको ग्रैब करने के लिए। और ऐसी चीजें सिस्टम में बहुत डीप खुदाई करके निकालनी पड़ती हैं, जिसके लिए काफी स्किल्स और एक्सपर्टीज चाहिए। ये काम सिर्फ एक्सपर्ट एनालिस्ट कर सकते हैं जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंडसेट हो, और तो और सपोर्ट और पावर भी हो, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव चीज चलाने के लिए सिस्टम में जानकारी और पॉलिटिकल सपोर्ट भी होनी चाहिए। एक हेज फंड्स के साथ काफी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हम लॉजिकली सोचें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हेज फंड्स सही है। देखो, अमीर लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, इक्विटी, रेयर आर्ट, गोल्ड, इस सब का एक काफी अच्छा और हैवी पोर्टफोलियो होता है, तो थोड़ा सा पैसा हायर रिस्क पे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हेज फंड्स जहां इन्वेस्ट करेगा उसका नॉर्मल मार्केट से लेना देना है नहीं, तो उसका हिसाब अलग ही चलता है। तो यहाँ पे उल्टा भी तो हो सकता है, किसी साल स्टॉक या रियल एस्टेट मार्केट डाउन है लेकिन आपके हेज फंड ने किसी पॉलिटिकल आउटकम पे बेट करके आपको एक अच्छा रिटर्न बना
के दिया। और साथ में टाइम और कन्वीनियंस की भी बात आ जाती है। अमीर लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक्टिवली बैठ के अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करें और डिसीजंस लें, तो वो प्रेफर करते हैं कि कोई एक्सपर्ट बैठ के उनके लिए ये काम कर दे। और वैसे भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सुबह से शाम तक काम ही यही है कि एनालिसिस करना और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और उनको ग्रैब करना, तो ऐसे बंदे पे विश्वास भी ज्यादा होता है। एक और बड़ी चीज है नेटवर्किंग और बिजनेस, क्योंकि आजकल के हेज फंड्स एक एलीट क्लब की तरह काम करते हैं। तो आप खुद सोचो, जब इनकी पार्टीज या मीटिंग्स होती होंगी तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो भी इवेंट में आए हैं वो भी बुद्धू तो है नहीं, वो कोई अमीर पार्टी ही होगी जिसका अपना कोई बहुत मोटा काम धंधा होगा और आप ही की तरह उसको एडवांस और एक्सक्लूसिव चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तभी तो वो हेज फंड में पार्टिसिपेट करने आया है। तो ऐसे में सिमिलर माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कभी कभी हंसते हंसते दारू के टेबल पे बिजनेस डील्स भी साइन हो जाती हैं। और सच में अगर आप देखो तो कहीं कोई पता नहीं चलता कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाए, कौन सा बंदा आपको कहाँ पे टक्कर जाए और लाइफ में आगे आपको वो कहाँ पे काम आ जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेज फंड चलाना इतना आसान नहीं है। इनकी स्ट्रेटजीज इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि सुन के ही मजा आ जाएगा। कई हेज फंड्स क्या करते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे कंपनी क्या कर रही है उससे उनको कोई मतलब ही नहीं होता, उनको सिर्फ उसकी प्राइस मूवमेंट से मतलब है। वो दो सिमिलरली मूव करने वाले एसेट्स पकड़ते हैं, एग्जांपल कोई ऐसे दो स्टॉक्स जो कि सिमिलर पैटर्न में चलते हों और कहीं हल्का सा भी प्राइस में अनयूजुअल पैटर्न दिखा, जैसे कि मान लो एक स्टॉक यूजुअल से ऊपर चला गया और दूसरा हल्के से नीचे आ गया। अब ये मूवमेंट इतनी बारीक है कि एनालिस्ट को पता है कि इसके पीछे कंपनी का कोई फंडामेंटल रीजन तो नहीं है और वो 100% श्योर है कि बहुत ही कम समय में ये गैप क्लोज होगा। तो ऐसे रेयर मूवमेंट्स में वो गिरे हुए स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लेता है और ऊपर जो गया था उसमें शॉर्ट पोजीशन ले लेता है, क्योंकि पता है कि ऊपर वाला स्टॉक वापस नीचे आएगा ही और नीचे वाला वापस ऊपर जाएगा ही। और जैसे ही गैप क्लोज होता है तो दोनों तरफ से प्रॉफिट जेब में। अब इतनी बारीक चीजें खाली स्क्रीन पे चार्ट देख के नहीं पकड़ी जा सकती, तो इसके लिए वो काफी एडवांस मैथ्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। और ये ऑटोमेटेड मॉडल्स अपने आप गैप स्पॉट करते हैं और पोजीशन बिल्ड करने का सिग्नल देते हैं, और इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज। एक और मजेदार स्ट्रैटेजी सुनो। देखो, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या किसी बड़े प्लेयर ने एक शेयर पे एक बड़ा बाय ऑर्डर लगा दिया, तो ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। फिर उनको शेयर्स मिलेंगे करंट मार्केट प्राइस पे। इसके बाद डेटा अपडेट होगा, फिर सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा कि किसी बड़ी मछली ने बहुत बड़ा बाय ऑर्डर लगाया है, और फिर मेरे और आप जैसे रिटेलर्स के सेंटीमेंट हिलेंगे कि ये ऊपर जाने वाला है, और हम लोग भेड़ चाल में आके अपने छोटे छोटे बाय ऑर्डर्स लगाने शुरू करेंगे, और जो सबसे लास्ट में लगाएगा वो बलि का बकरा बनेगा, क्योंकि तब तक चेन का पहला इन्वेस्टर सेलिंग शुरू कर देगा। खैर, ये सब रोज का ड्रामा है, एक्सचेंज पे चलता रहता है, लेकिन गेम यहाँ पे खेली जाएगी बहुत ही माइक्रो लेवल पे। याद करो, शुरू में जब किसी बड़े प्लेयर ने एक बड़ा बाय ऑर्डर लगाया था, तो उसके बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तो लगे होंगे ना ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में और डेटा अपडेट होने में। यहाँ पे कुछ मिली सेकंड्स की लेटेंसी तो आएगी ही। जो लोग गेमिंग करते हैं वो लेटेंसी का कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ अच्छे से समझेंगे। तो बड़े प्लेयर के बाय ऑर्डर लगाते ही हेज फंड्स के पास पुराने प्राइस का एक्सेस रहता है, कुछ मिली सेकंड्स के लिए ही सही, जब तक प्राइस अपडेट नहीं होता, और वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो बाय करके जितनी देर में नया प्राइस अपडेट होगा अपना बड़ा ऑर्डर सेल करके निकल भी जाएगा। अब ये खतरनाक और इतना सुपर फास्ट काम करने के लिए एक्सचेंज के सर्वर के अंदर ही हेज फंड स्पेस ले लेते हैं। देखो, बात तो सारी पहले पता चलने की है ना, और उन्हीं मिली सेकंड्स में उनको सारा अपना तामझाम एग्जीक्यूट भी करना है और प्राइस अपडेट होने के बाद एग्जिट भी लेना है। तो उसके लिए उनको एक सुपर फास्ट सिस्टम चाहिए, और मैनुअली तो ये करना पॉसिबल भी नहीं है। सुपर कंप्यूटर और एडवांस एल्गोरिदम्स लगेंगी ऐसा कुछ करने के लिए, और इसी को बोलते हैं लेटेंसी आर्बिट्राज। एक और समझो कोई कंपनी मिल गई जो कि सीरियस डेट में है या बहुत ही सीवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रही है, और वहां पे ये उस कंपनी का डेट खरीद लेते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या लोन्स, और यहाँ पे स्लाइट होप होती है कि इन फ्यूचर ये कंपनीज रिकवर करेंगी या इनमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी। ऐसे में इनको कंपनी का डेट बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है, और बाद में जैसे ही कंपनी थोड़ी सी अच्छा करने लगती है वैसे ही सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगता है, और तब ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और भी बहुत सारी स्मार्ट बेट्स और स्ट्रेटजीज रही हैं पास्ट में। आगे चल के मैं आपको इस इंडस्ट्रीज के हीरोज के बारे में बताऊंगा, तब और मजा आएगा। तो उस हिसाब से हेज फंड मैनेजर तो दुनिया की बेस्ट जॉब हुई, लेकिन ये बहुत ही हाई स्टेक्स और हाई रिस्क वाला काम है। आए दिन इन हेज फंड्स को कोई ना कोई क्रिटिसिज्म मिलता ही रहता है। एक तो इनके पास कैपिटल इतनी ज्यादा होती है, तो ये बड़े बड़े मूव्स खेलते हैं जिससे कि प्राइस में एकदम से बड़ा उतार चढ़ाव आता है। अब रिटेलर को तो यही लगेगा ना कि मार्केट में कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया, उसको कॉज ही नहीं समझ आएगा कि प्राइस इतना ऊपर नीचे हुआ क्यों। मोस्टली हेज फंड्स क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज, एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि मिलियंस ऑफ ट्रेड्स मिली सेकंड्स में एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी को
हाई फ्रीक्वेंसी एंड एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बोलते हैं। इससे पहले कि रिटेल इन्वेस्टर को समझ आए और वो रिएक्ट करे, इतने में तो वो सारी गेम खेल खुल के एग्जिट भी ले लेते हैं और रिटेलर को हवा भी नहीं लगती कि हो क्या गया। जब मैंने आपको भी लेटेंसी आर्बिट्राज वाली चीज समझाई थी तो सुन के आपको लगा नहीं एक बार को कि ये तो चीटिंग है, ये तो अनफेयर एडवांटेज है, पब्लिक के साथ धोखा है, जस्ट बिकॉज हम रिटेलर्स के पास इतना पैसा और पावर नहीं है कि हम सर्वर में ही घुस जाएं, तो हम तक चीजें पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैनिपुलेशन के लिए भी हेज फंड्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन फंड्स में इतनी पावर है कि ये जब मन करे तब मार्केट को वहां मोड़ दें। देखो, फंड साइज काफी बड़ा होता है और ये बहुत बड़े अमाउंट में डील करते हैं, तो ये कहीं से पैसा निकाल के अगर कहीं और डालेंगे और कोई भी पोजीशन लेंगे तो प्राइस तो मूव करेगा ही, और जहां से पैसा निकालेंगे वहां भी तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आएगा ही। मोस्टली ये शॉर्ट सेलिंग पे रिलाय करते हैं, लेकिन शॉर्ट करने का मतलब है उस कंपनी के अगेंस्ट बेट करना, और इससे काफी नेगेटिव सेंटीमेंट फैलता है मार्केट में। लोगों को लग सकता है कि बड़े अमाउंट में इस स्टॉक में सेलिंग हो रही है, जरूर कंपनी कुछ खराब कर रही होगी, लेकिन हेज फंड्स के एनालिस्ट तो पहले से ही मान रहे थे कि ये गिरेगा, तभी तो उन्होंने इस पे गिरने पे बैट किया और एक शॉर्ट सेल की पोजीशन ली। गिरने का असली रीजन चाहे कुछ और ही हो, उसका इल्जाम इन हेज फंड्स पे आ सकता है कि फॉल्ट ट्रिगर तुमने करा है और सेलिंग का इफेक्ट एम्पलीफाई कर दिया। और हो सकता है कि एक हेज फंड के जो कॉम्पिटिटर हेज फंड्स हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेटजी कॉपी करने लग जाएं। तो अगर 3-4 हेज फंड्स मिलकर सेम पोजीशंस बिल्ड करेंगे, सेम जगह अटैक करेंगे, तब तो पूरा का पूरा मार्केट ही हिल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैनेजर काम काफी सीक्रेटली करते हैं, बट आपस में अंदर क्या चल रहा है और अंदर की बातें हमें नहीं पता। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंडस्ट्री वालों को या मार्केट में बैठे लोगों को ही पता होती है, और साथ में पब्लिक सेंटीमेंट भी ट्रिगर हो सकता है। अगर बाय चांस पता चल गया किसी को कि किसी हेज फंड ने किसी एसेट में लॉन्ग पोजीशन ली है, तो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी भेड़ चाल में पीछे पीछे खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि रिटेलर यही सोचेगा ना कि इतने बड़े फंड में इतने महान रिसर्चर और एनालिस्ट बैठे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही खरीदा होगा ना, पक्का ये ऊपर जाएगा, मैं भी खरीद लेता हूं, और फोमो में आके पैनिक बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ हेज फंड्स इंटरेस्ट रेट, करेंसीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज तक पे बैट करते हैं, जिससे कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमी या करेंसी तक हिल सकती है, और ऐसे में ये किसी देश के सेंट्रल बैंक के डिसीजन तक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर ये सब ट्रिक्स लगा के, शॉर्टकट्स मार के पैसे बनाने की इनको परमिशन किसने दी? आखिर ये सब लीगल है कैसे? गवर्नमेंट आखिर इन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों नहीं लगाती? देखो, गवर्नमेंट किसी भी चीज को तभी रेगुलेट करती है जब उसे लगता है कि इसमें मास पब्लिक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि हेज फंड में तो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग पैसे लगाते हैं, तो गवर्नमेंट का स्टांस यहाँ पे ये है कि लोग पैसा लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही वेग एक्सक्यूज है, क्योंकि आखिरकार वो पैसा है तो देश की जनता का ही। अगर किसी पेंशन फंड ने किसी हेज फंड में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो आखिरकार उस पेंशन फंड के पास वो पैसा पीछे से आया कहां से? वो लोगों का पैसा है, लोगों की मेहनत का पैसा है। लोगों ने 30-40 साल तक सर्विस की और उसमें से पीएफ डिडक्शन कटा, तब जाके वो पैसा वहां पे इकट्ठा हुआ। और साथ में रिटेल इन्वेस्टर भी कंप्लेन करता है कि बैटलफील्ड में फेयर प्ले नहीं है, हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ इनके पास अनफेयर एडवांटेज है। अब रिटेलर सुपर कंप्यूटर कहां से लेके आए ट्रेडिंग करने के लिए? और ये तो ऐसा हो गया ना कि एक के पास फरारी है और दूसरे के पास साइकिल, और दोनों को कहा गया है कि सड़क खाली है पूरी, आप रेस लगाओ। तो पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट और रेगुलेटर्स सालों से इस विषय पे डिबेट करते आए हैं। कुछ लोग प्रपोज करते हैं कि इनके पास अनफेयर एडवांटेज है तो उन पे हैवी टैक्स लगाया जाए। कुछ फायदे भी होते हैं हेज फंड्स के, जैसे कि ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज और मेथड्स इनोवेट करते हैं और मार्केट्स को और एफिशिएंट बनाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में हेज फंड्स ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडिया इन मामलों में अभी बहुत पीछे है, इसलिए हमें अपने आसपास ज्यादा हेज फंड्स का या उनका इंपैक्ट महसूस नहीं होता। बाकी अमीर लोगों की पसंद की चीज है हेज फंड्स, सरकार को अमीर लोगों को भी खुश रखना पड़ता है। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आपकी क्या राय है। अब यहाँ पे मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ वो सच में काबिले तारीफ है। 1960 और 70 के दशक के अराउंड एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिम साइमंस। उस समय वियतनाम वॉर चल रही थी और यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी वो एक ऑपरेशन चलाया करती थी प्रिंसटन में, जिसमें कि वो मैथमेटिशियंस को हायर करते थे सीक्रेट कोड्स ब्रेक करने के लिए। जिम साइमंस को उसके बारे में पता चलता है और ये वहां काम करने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, इनके जो बॉस थे जनरल मैक्सवेल, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को एक आर्टिकल लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे हम ये वॉर जीत सकते हैं। और जिम जो थे उनको ये वॉर बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो क्या करते हैं, वो सेम मीडिया हाउस को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपने व्यूज कि उनका क्या मानना है इस वॉर के बारे में, वो उसमें लिख के वो लेटर को भेज देते हैं। वो आर्टिकल पब्लिश भी हो जाता है और उसकी हेडलाइन ये लिखी जाती है कि जरूरी नहीं कि जनरल मैक्सवेल के साथ जो भी काम करता है वो उसकी हर बात से एग्री करे ही। वो लेटर इतना बढ़िया होता है कि इसके बाद मीडिया हाउस से जिम साइमंस को फोन भी आता है कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है।
और फिर जिम इंटरव्यू देते हैं और वापिस आकर वो ये बात अपने बॉस को बता देते हैं कि मैं इंटरव्यू दे के आया हूं। तो उनके बॉस पूछते हैं कि तुम क्या बोल के आए हो, तो वो उनको बताते हैं कि मुझे ये वॉर स्टूपिड लगती है और मेरे इस पे ये व्यूज हैं और ये सब मैं इंटरव्यू में बोल के आया हूं। और उसके 15 मिनट बाद जिम को पता चलता है कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है और यही उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये 29 साल का लड़का आगे चल के पूरी की पूरी फाइनेंस की इंडस्ट्री हिला देगा और आने वाले टाइम में क्वांट किंग के नाम से जाना जाएगा। अपने लेट 30s में जिम मैथमेटिक्स से बोर होकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं और उससे अच्छा पैसा कमा पाते हैं। पर एक दिन उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न्स छुपे हैं। फिर वो कई मैथमेटिशियंस को हायर करते हैं और कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करने शुरू करते हैं। वो एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं और उनको कंप्यूटर पे टेस्ट करना शुरू करते हैं और यहीं से 1982 में शुरुआत होती है रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की। रेनेसांस में जिम एक फंड स्टार्ट करते हैं मेडालियन नाम से। तो जिम रियलाइज करते हैं कि डेटा को अगर हम मैथमेटिकल मॉडल्स और एल्गोरिथम्स को फीड करें तो हम मार्केट के ट्रेंड्स को और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिम हमेशा से एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे। वो हमेशा मानते थे कि मार्केट में इनएफिशिएंसीज हैं और उनको पकड़ा जा सकता है। और इसके साथ वो ये भी मानते थे कि डेटा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप सोचो, आज तो ये पूरी एक नई फील्ड है जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 80s की। तब AI ML जैसा कुछ नहीं था और उस जमाने में ये लोग मशीन लर्निंग कर रहे थे। तो जिम इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उस जमाने में खुद जाके हाथ से डेटा इकट्ठा करना पड़ता था। वो फेडरल रिजर्व जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स की हिस्ट्री पे सारा डेटा ले आते हैं और इसी तरह चलते चलते और काम करते करते इनके सिस्टम्स, मॉडल्स और एल्गोरिथम्स बहुत एडवांस और एक्यूरेट हो जाते हैं। और आगे चल के अपनी इन्हीं टेक्निक्स की वजह से ये मेडालियन फंड इतना प्रॉफिटेबल हो जाता है कि ये पब्लिक के लिए इसको बंद ही कर देते हैं। ये अपने हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कंडीशन लगा देते हैं कि या तो आप मेडालियन के एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय कभी थे, तभी आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पब्लिक को सीधा स्ट्रेट अवे मैसेज देते हैं कि हम सब ने इतना पैसा बना लिया है और अपनी टेक्निक्स सीक्रेट भी रखना चाहते हैं। हमें पब्लिक का पैसा चाहिए ही नहीं। हम एम्प्लॉयज ही आपस में अपना पैसा लगा के उसी से बहुत कुछ बना लेंगे। इनकी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज इतना अच्छा काम करती हैं कि 1988 से 2018 तक 30 साल तक कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को 66% का एनुअल रिटर्न बना के देते हैं, जो कि सबके होश उड़ा देता है। जहां बाकी हेज फंड्स 120 या 220 फीस लेते थे, ये 544 फीस लेते थे, जो कि एक टाइम में पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट फीस थी। 5% फ्लैट कट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पे और 44% ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स हमेशा मेडालियन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पागल हुए रहते थे। अगर आप चाहते हो कि जिम साइमंस और उनकी पूरी लाइफ और सक्सेस के बारे में जानना, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इंडिया इस सारे हेज फंड सिनेरियो में कहां स्टैंड करता है? इंडिया की जो बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इंडिया में भी हेज फंड्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जिनका काम सुन के या जिनके बारे में जान के आपका दिमाग ही खराब हो जाए। जितनी टेक्नोलॉजी और स्कोप हमारे देश के पास है, हमारे हेज फंड्स उतने स्कोप में ऑपरेट करते हैं। डेफिनेटली हमारे हेज फंड्स एडवांस स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जैसे कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। पर इंडिया में एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है हेज फंड्स को लेके, लेवरेज यूज वगैरह पे भी काफी स्ट्रिक्टनेस है और इतने डाइवर्स एसेट क्लासेस ही नहीं है कि हेज फंड्स उनमें इन्वेस्ट कर सकें। इनफैक्ट हमारी ये इंडस्ट्री भी काफी नई है, सिर्फ 15 साल ही हुए हैं इंडिया की हेज फंड इंडस्ट्री को। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री अभी अच्छे पेस पे ग्रो कर रही है। HNIs बढ़ रहे हैं इंडिया में, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स मैच्योर हो रही हैं, इंडिया में और फिनटेक या क्वांट बेस्ड फर्म्स आ रही हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो देखते हैं इंडिया का जिम साइमंस कौन बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा।